बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इरम खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से है। तो आज हम मैडम साहिबा से उन IT रिसर्च आर्टिकल के हवाले से बात करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे और उनकी ज़ाती लाइफ के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। मैडम, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें जी तो जी। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मेरी जो इब्तदाई तालीमी जो मेरा सिलसिला है वो फैसलाबाद से था। मेरे पेरेंट्स चूँकि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते थे तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और फिर उसके बाद मेरे वालिदैन का शौक़ और ख़ुद मेरी ख्वाहिश के साथ उन्होंने मुझे लाहौर भेजा मेरी मास्टर्स डिग्री के लिए। वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उसके बाद सिलसिला रुका नहीं। मेरे शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिदैन ने मुझे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भेजा। वहाँ से मैंने एमफिल किया और फिर उसके बाद जब हमारे माशरे का एक रवायती है एक तकाज़ा, फिर शादी करके रुखसत किया। लेकिन शुक्र है कि ससुराल ऐसा मिला और साथी ऐसा अल्लाह ने लिखा कि उन्होंने मेरे शौक़ के साथ कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई और फिर मैंने PhD जो है वो अपनी शादी के बाद जो है वो मुकम्मल की। उसके साथ साथ मैंने अपनी जॉब का सिलसिला भी शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि 30 साल से तालीम के सिलसिले से वाबस्ता हूँ और तालीम के साथ साथ तहकीक और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनको भी देख रही हूँ। ठीक, माशाल्लाह। मैडम, आपका PhD का थीसिस किस मौजू पर था? अच्छा, जो मेरा PhD का थीसिस है वो क्राइसिस डिसीजन मेकिंग है, केस स्टडी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैंने 4 ऐसे मसाइल, इश्यूज़ या कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें। ये 1950 का माइनॉरिटी इशू था, 1986 का ब्रास टैक्स एक्सरसाइजेज, फिर न्यूक्लियर और कारगिल इशू। ये 4 मैंने बुनियादी मसाइल के ऊपर कि पाकिस्तान और भारत के अंदर फ़ैसला साजी कैसे होती है, ख़ास तौर पर जब मुल्कों में बहरान की कैफियत होती है तो वहाँ पर कौन सा निज़ाम है जिसको फॉलो किया जाता है। ये मेरे मौजू था। ठीक है मैडम, आपके कितना रिसर्च आर्टिकल और कितना किताबें पब्लिश हो चुकी हैं? जी, मेरे 100 के करीब रिसर्च आर्टिकल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। 7 मेरी बुक्स हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं और एक मेरी बुक जो है वो बहुत जल्द मार्केट के अंदर आने वाली है और वो भी पाकिस्तान से ही मुताल्लिक़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो है उसके ऊपर मैंने लिखी है। अच्छा मैडम, जो आपके रिसर्च आर्टिकल हैं वो किन किन मौजू पर हैं? कुछ चंद के नाम बताइए। जी जी। अच्छा, बुनियादी तौर पर मेरा जो टॉपिक हमेशा से रहा वो यही था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, यानी अपने मुल्क के इर्द गिर्द ही तहकीक जितनी मैंने की और जो लिखा है वो बुनियादी मसाइल के इर्द गिर्द ही लिखा है। आपने फ़ॉरेन कंट्री को विज़िट किया? जी बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ़ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए मैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाती रही हूँ और वहाँ भी मैंने हमेशा कोशिश ये की कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके बारे में जो नेगेटिव इमेज जो है उसको, उस तासुर को ज़ाइल किया जाए अपनी तहकीक के ज़रिए भी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में हमेशा ऐसी बात कही जाए कि जो लोगों के जहनों में जो शुबहात हैं, जो अबहाम हैं और जो तासुर, जो प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो तासुर बाहर की एकेडेमिया के अंदर जो पैदा किया गया है उसको दूर करने के लिए मैंने हमेशा कॉन्फ्रेंसेस में जब पेपर प्रेजेंट किए या डिस्कशंस की या लोगों के साथ इंटरेक्ट किया तो मेरा बुनियादी यही मकसद रहा कि मुल्क के लिए बात की जाए, मुल्क के हवाले से मस्बत बात की जाए। पाकिस्तान के कल्चर को और फॉरेन कंट्री के कल्चर को कैसे देखती हैं आप? देखिए, कल्चर या तहज़ीब हर मुल्क की अपनी नुमाइंदा होती है। जो वहाँ के लोग जो हैं
वो जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल जो रवायात चलती हैं वही कल्चर जो है वो तश्कील पाता है। अगर आप कहें कि बाहर के मुल्कों और पाकिस्तान के कल्चर में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने जब अमेरिका का विज़िट किया तो वहाँ पर वहाँ की रवायात, वहाँ के लोग जो हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इवन आप किसी स्टोर पे जाते हो तो कोई जो आपसे पहले गुजरा है वो दरवाज़ा खोल के आपके लिए खड़ा हो जाएगा कि आप गुजरें, तो अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप अगले आने वाले के लिए वेट कर लें अगर पीछे कोई आपकी लेन में खड़ा है। ठीक, ये बहुत छोटे छोटे जेस्चर हैं, जैसे स्माइल देना, जैसे थैंक यू बोलना, जैसे आप किसी के साथ आप गुजरते हुए आपका कोई टकराव हो गया है तो फ़ौरन सॉरी कर लेना। ये वो खसूसियात थी, तहज़ीब की खूबियाँ जो किसी वक्त पे हमारा सरमाया थी। लेकिन अब हमने बहुत जल्दबाजी में खुद को बदलने की ख्वाहिश में या ये तासुर देने में कि शायद हम जो हैं वो इन खूबियों से दूर होते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं उनको हम प्रॉपर ये तहज़ीब की जो ट्रांसफ़र है, जो हमारे बच्चों के अंदर जो खसूसियात होनी चाहिए थी, जो आदाब होने चाहिए थे, वो शायद उतना नज़र नहीं आता है और हम उस पर कॉन्शियस हो जाते हैं कि शायद अगर हमने किसी से माज़रत कर ली, शायद हमने किसी का शुक्रिया कह दिया तो वो समझेगा कि पता नहीं हम क्यों कह रहे हैं। हालांकि ये तालीम जो है, जहाँ भी जिस तहज़ीब में भी ये खूबियाँ हैं, वहाँ से हमें ज़रूर अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक मैडम, CSS के इम्तिहान की तैयारी के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? एज एक्सपर्ट्स आप क्या कहेंगी? अच्छा देखो बच्चे, मैं तो आपसे ये बात कहूँगी कि CSS या मुकाबले का इम्तिहान जो है, पहली बात तो ये कि किस लिए करना है। देखिए, आमतौर पर ये तासुर है कि अगर आप पावर सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मुल्क के निज़ाम को मुतासिर करने वाली कुर्सी पर बैठें, तो इसलिए हमारे यंग जो बच्चे हैं ना, वो CSS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि CSS के इम्तिहान के लिए बुनियादी एक वक्त था कि जिसमें सबसे पहले ये सोचा जाता था कि बहुत सा इल्म पहले सीखा जाएगा और फिर उसको लिखना सीखा जाएगा, अखबार पढ़े जाएंगे, अखबारों से देखकर हालात हाज़रा को सीखा जाएगा और फिर उसके बाद ये समझा जाता था कि जो मज़मून या जो सब्जेक्ट आपने शुरू से पढ़ा है आप उसमें एक्सेल करें और फिर उसके बाद आप CSS में अपीयर हों। अब आजकल के बच्चे क्या देखते हैं आमतौर पर कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, चलें वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। यानी वो जो बुनियादी स्पिरिट थी, CSS कोई आसान इम्तिहान नहीं है और उसका बुनियादी मकसद इंसान की अपनी शख्सियत के अंदर एक ऐसी मस्बत तब्दीली लाना था जिसमें आप खुद को तैयार करते हैं कि मुख्तलिफ़ फ़राइज़ या ड्यूटीज़ जो आपको अंजाम देना है वो आप कैसे उसके लिए तैयार हैं, क्या आप दे सकेंगे ये वो ड्यूटी सर अंजाम। अब जो है वो CSS का मतमय नज़र ये बन गया कि अगर आप एक शॉर्टकट लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको मुकाबले का इम्तिहान में बैठ जाना चाहिए ताकि आप बहुत जल्दी जो है वो पावर सर्कल के अंदर एंटर हो जाएं। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी अगर उसकी हकीकी स्पिरिट के पेश नज़र की जाए कि आप उन चंद लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बेहतरीन दिमाग हैं, जिनकी बेहतरीन तरबियत होगी और तब चलकर वो एक ऐसी ज़िम्मेदारी को सर अंजाम दे सकेंगे जिसमें पॉलिसी मेकिंग भी है, जिसमें लोगों के ऊपर उन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अपनी हुकूमत का साथ देना है। तो पहले तो CSS की बुनियादी जो एक इसका मफ़हूम है उसको समझना ज़रूरी है और ज़ाहिर तैयारी उसका अगला एक हिस्सा है। ठीक मैडम, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों के रिसर्च कल्चर के हवाले से यूनिवर्सिटियाँ क्या किरदार अदा कर रही हैं? देखिए, यहाँ कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर आपने बहुत खूबसूरत एक डिबेट के बारे में मुझसे सवाल किया है। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी जगह पर, किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर अगर किसी मुल्क ने मुआशी तरक्की करनी है, मुआशरती तरक्की करनी है, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है, तो जाहिर है कि यूनिवर्सिटीज़ एक बुनियादी अहम अदारा है। लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ का जो रोल है ना, वो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की करना नहीं होता, बल्कि
सोशल साइंसेस के अंदर ऐसी तहकीक की ज़रूरत है जिससे आप अपनी माशरती तब्दीली को एक डायरेक्शन वाली तब्दीली जो है उसमें तब्दील कर सकें, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार है, जिस पे हम बात करते हैं कि यहाँ लोगों के अंदर बर्दाश्त की कमी है, लोगों के अंदर टॉलरेंस की कमी है। ये वो सब तब्दीलियाँ जो थोड़े अरसे के अंदर हमारे मुल्क की माशरे के अंदर तब आ चुकी हैं, और ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये नेगेटिव रवायात हैं जिनका हम शिकार हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ का इस वक्त ये फ़र्ज़ है कि चाहे वो सोशल साइंसेज़ हों, चाहे वो साइंसेज़ हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बुनियादी तौर पर हुकूमत उनके साथ ऐसा प्लान बनाए कि जिस डिपार्टमेंट में जिस तरह के लोगों की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ बाकायदा इंटरेक्ट करके वैसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए। और फिर जब कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो उस रिसर्चर को इतना मौका दिया जाए कि वो किसी भी फोरम पर आकर बात कर सके, और फिर उस बात को पॉलिसी जो मेकर्स हैं उनके साथ बैठकर उस रिसर्च का कोई फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है उस पर डिबेट हो। जैसे आज आपने ये बात कही है तो देखिए मुझे मौका मिला कि मैं अपना नुक्ता नज़र जो है वो आपके साथ शामिल करूं, और बहुत मुमकिन है कि आपका प्रोग्राम सुनने वाला कोई बहुत बड़ा पॉलिसी मेकर हो, और वो मेरी बात सुनने के बाद कल को मुझसे पूछे कि जी मैडम आप बताएं कि आपने किस टॉपिक पे रिसर्च की है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। तो अब जब बहुत ज़्यादा मीडिया का दौर है, जब कम्युनिकेशन मुमकिन है, तो बाकायदा तौर पर एकेडेमिया के लोग जो रिसर्च करते हैं और पॉलिसी मेकर्स, इनकी इकट्ठी सिटिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मीडिया इस पर बहुत यूज़फुल रोल प्ले कर सकता है। ठीक मैडम, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में किस तरह की तब्दीली लाने की ज़रूरत है? एज ए एक्सपर्ट्स आप क्या कहेंगी? जी, इस हवाले से मैं तो ये समझती हूँ कि 3 लेवल्स हैं पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर तब्दीली लाने के लिए। पहली बात तो ये है कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल चेंजेस से मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नए सूबे बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन सूबों की बुनियाद ये होनी चाहिए कि ना तो लोगों की शनाख्त को मसला बनाया जाए, उस पर डिबेट हो, और दुनिया के अंदर जो दूसरी फेडरेशंस जैसे अपने लोगों की पहचान को ख़त्म किए बगैर उनको नुमाइंदगी का हक देती है, वहाँ पर सूबे बन रहे हैं और सूबों की क्रिएशन को वफाक के लिए कोई ख़तरा नहीं समझा जाता। इसी तरीके का मॉडल पाकिस्तान में भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी बात यह है कि हम बड़े तवील अरसे से ये देख रहे हैं कि मुल्क के निज़ाम के अंदर एक डिफरेंस जो है ना, वो एक लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आता जा रहा है। लोग ये समझते हैं कि शायद जो भी हुकूमतें वक्त है वो हमारे मसाइल को हल नहीं करती, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनके अपने मसाइल हैं, वो उन पे लगे रहते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में कोई मुनासिब मस्बत तब्दीली नहीं आती है। तो अगर ऐसा तासुर लोगों के जहनों में हो तो यकीनन ऐसा तासुर जो है वो खुशगवार नहीं होता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं उनके अंदर और तरह के रुझानात जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एक स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ इस वक्त हुकूमत वक्त को जो उसका फ़र्ज़ है बुनियादी तौर पर, और रियासत पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने लोगों के साथ एतमाद का रिश्ता बहाल करें। अपने लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, अगर हम महंगाई से परेशान हैं तो वो लोग जो हमसे वोट लेते हैं वो हमारी बात सुने और हमें कोई जामे हिकमत अमली हम तक कम्युनिकेट करें। ठीक, अगेन मैं ये कहूँगी कि देखिए, अगर आप ये सब सवालात पूछ रहे हैं तो बाकी मीडिया चैनल्स पर जिन पर बैठकर सिर्फ लड़ाई की बातें होती हैं, इख्तलाफ की बात होती है, वो सब इस कौमी जिम्मेदारी को सर अंजाम देने वाले सवालात पर बहस क्यों नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं अगर करवाएं। ठीक है ना। अगर ये इसका मतलब ये है कि
पता है सबको कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। बस ये है कि कुछ और मामलात की अहमियत को ज़्यादा कर दिया जाता है, जिससे फिर अवाम और हुकूमत के रिश्ते के दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा आता चला जाता है। और तीसरे नंबर पर यकीनन जो तीसरा जो सियासी निज़ाम के हवाले से जो अहम बात है वो ये है कि लोगों को भी पता हो कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। एज प्रोफेसर मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या रोल परफॉर्म कर सकती हूँ। मुझे सारा दिन में 200-300 स्टूडेंट से मिलना है। मैं अगर उनके साथ इन मौज़ूआत पर बात करती रहूँगी तो वो बच्चे जब अपने घरों में जाएंगे तो वो अपने घरों के अंदर भी ये पैगाम पहुँचा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है ना वो इस वक्त बुनियादी ज़रूरत है, और पॉजिटिव कम्युनिकेशन। ठीक। मैडम, पाकिस्तान स्कॉलर्स की रिसर्च से हुकूमत पाकिस्तान कितना मुस्तफ़ीद हो रही है? देखिए, पहले तो ये रवाज ही नहीं था, ठीक है। अब ये है कि पिछले दिनों के अंदर जो थोड़ा सा इंटरेक्शन शुरू हुआ है, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये जो अभी सिक्योरिटी डायलॉग के हवाले से एक बाकायदा तौर पर एक नई आगही की मुहिम जो है वो शुरू की गई है। मैं ये समझती हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये इंटरेक्शन बढ़ रहा है, और इसका कितना अच्छा फ़ायदा जो है वो हुकूमत को भी पहुँचेगा, और जाहिर है कि लोगों की दिलचस्पी भी, और ख़ास तौर पर जो स्कॉलर्स हैं वो भी अब ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो बात है वो करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में जो मसाइल हैं और आप चाहती हैं हल होने चाहिए, ऐसे कौन से मसाइल हैं? सबसे पहला मसला या ये है कि हमें तालीम के लिए, हम तालीम किस मकसद के लिए दिलवाना चाहते हैं। एक तालीम की ऐसी पॉलिसी जिसका मकसद बहुत वाज़ेह हो कि हम बेसिकली मुल्क से प्रोड्यूस क्या करना चाहते हैं। खाली डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो मुल्की मामलात के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्की पॉलिसी का एक वाज़ेह मकसद जो है वो डिटरमिन होना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें किस शोबे में कैसे लोगों की ज़रूरत है। ये बुनियादी करने का काम है। अगर हुकूमत वक्त जो है वो इस काम को कर ले तो यकीनन आइंदा आने वाले सालों के अंदर बहुत से मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। मैडम, अगर ट्रैवल के हवाले से बात करें जी तो आपको ट्रैवल करना कितना पसंद है? मुझे ट्रैवल करना मेरी ज़िंदगी है। ठीक। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं आप ज़िंदगी की हकीकतों को उतने करीब से देखते हैं। और बहुत तवील अरसा हो गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों को देखने की ख्वाहिश, वहाँ से सीखने की ख्वाहिश, इसी स्पिरिट के साथ मैं अक्सर ट्रैवल करती रहती हूँ। अच्छा मैडम, जब आप ट्रैवल करती हैं तो नए नए आइडियाज़ भी आते होंगे? जी बिल्कुल। तो ऐसे क्या आइडियाज़ आपकी क्या क्रिएशंस में इजाफा करते हैं? देखिए, जैसे मैं बुनियादी तौर पर रिसर्चर भी हूँ जी। तो जब मुझे किसी मौजू पर रिसर्च करनी होती है तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं उन एरियाज़ को खुद जाके देखूं जिनके बारे में मुझे लिखना है, उन लोगों से मैं बात करूं, ताकि मैं खाली हवा के अंदर जो लफ्ज़ हैं वो ना लिखूं, बल्कि जहाँ जहाँ जाऊँ और जिस टॉपिक पे लिखना है वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद, ताकि एक हकीकी जो पिक्चर है वो सामने आ जाए जो मैं लिखूं। तो मैं जैसे पिछले दिनों मैंने एक अर्बन सिक्योरिटी पर टॉपिक पे काम किया, तो मैंने 3 शहरों की केस स्टडी ली। तो मैंने उन तीनों के अंदर, उनके गलियों मोहल्लों के अंदर जाकर देखा कि लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हुए लोगों को उनकी ज़िंदगियों के हकीकी रंग देखते हो, तभी आपके जो लफ्ज़ होते हैं ना, फिर उन लफ्ज़ों के अंदर जान पड़ती है। वरना महज आप आर्टिकल लिख लें, आप मजमून लिख लें, वो खाली लफ्ज़ होते हैं, और वो इसीलिए आज तक वो लफ्ज़ जो हैं वो कभी अपनी अहमियत नहीं बना सके। ठीक। मैडम, एक अच्छे उस्ताद में और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, एक अच्छा उस्ताद जो है वो है जो एक लफ्ज़ बोले और वो लफ्ज़ आप उसके सुनने वाले की रूह में उतर जाए। क्योंकि उस्ताद सिर्फ बोलता नहीं है, सिर्फ वो नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करता, वो दूसरी शख्सियत की तामीर कर रहा होता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको बहुत सारे वो मामलात भी देखना पड़ते हैं जिसमें बाज़ औक़ात कुछ लोगों को सिखाने के लिए, कुछ को बताने के लिए आपको कभी सख्ती भी करना पड़ती है। लेकिन उस्ताद जो है उसका सख्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसने तो दूसरे फ़र्द की शख्सियत की तामीर करनी है और उसको अपने अंदाज़ तक
उसने ऐसे खूबसूरत तरीके से वो पैगाम पहुंचाना है कि अगला बंदा ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे चलना शुरू कर दे। एडमिनिस्ट्रेटर को रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए सिस्टम को रन करना है। तो ये दोनों ही रोल्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह यकीनन बहुत अहमियत के हामिल हैं। ठीक मैडम, गुड गवर्नेंस लाने के लिए पाकिस्तान में क्या इकदाम करने चाहिए? गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, देखिए ये गवर्नमेंटैलिटी है बेसिकली, कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट असल में अपने जो काम वो कर रहे हैं उससे वो बुनियादी तौर पर मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। गवर्नेंस के कुछ तो वो रूल्स हैं जो इंटरनेशनली हम जिन लफ्ज़ों की बातें करते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो गवर्नेंस है वो बुनियादी तौर पर डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, कि आप अपने लोगों की ज़िंदगियों में कितनी अच्छी तब्दीली लाने में कामयाब रहे। ठीक है, जहाँ जहाँ कोई हुक्मरान अपने लोगों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली लाता है वो गवर्नेंस है, और अगर लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं तो वो बैड गवर्नेंस है। बाकी आप टर्मिनोलॉजी बोल लें, जार्गन्स बोल लें, वेस्ट की बनाई हुई जो फ़िलासफ़ी है आप उसको ले आए, वो सारे लफ्ज़ बोलने से तो लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदलती। लोगों की ज़िंदगियाँ तो जब गवर्नमेंट डिलीवर करेगी, लोगों तक पहुँचेगा फ़ायदा, तभी गवर्नेंस का भी आइडिया खुद ब खुद लोगों को समझ में आएगा, और ये थीम जो है वो उसके साथ हम फेमिलियर भी होंगे। मैडम, आप माशाल्लाह बहावलपुर दी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आई हुई है, कॉन्फ्रेंस हो रही है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, तो यहाँ आप आके आपको कैसा लगा? देखिए, अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि इस यूनिवर्सिटी का ये मेरा पहला विज़िट है। ठीक। मुझे यहाँ के लोग इतने मीठे लगे हैं और इतने खूबसूरत, और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है, जो इससे पहले मैंने किताबों में पढ़ी थी कि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। अब मैं 2 दिन से वो सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। इतनी मोहब्बत, इतने एजाज़ से सब लोग मिल रहे हैं, और वो इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ की जो तहज़ीब है वो इस वजह से इतनी मुतासिर कुन नहीं है कि वो नवाबों के साथ उसका ताल्लुक़ है, बल्कि वो नवाबी खसूसियात, वो रख रखाव, वो वज़ादारी यहाँ के आम लोगों के अंदर भी मौजूद है। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैडम, अदब के हवाले से बात करें तो अदब से किस हद तक आपको लगाव है? अदब से लगाओ, आपको अगर मैं ये बताऊं कि बहुत बचपन से मेरी वालदा ने हमें किताबें पढ़ने का शौक़ जो था वो मेरी वालदा ने हमें दिया, और हमारी तरबियत का हिस्सा बनाया उन्होंने, कि स्कूल की तालीम अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो नावल पढ़ना, शायरी को पढ़ना, कि इससे शख्सियत बनती है। इससे आप बहुत से नए लफ्ज़ सीखते हैं, उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल सीखते हैं, उसके साथ साथ आप ज़िंदगी को बरतने के बहुत से मिजाज सीखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अदब से ताल्लुक़ जो है वो इंसान को तहज़ीब भी सिखाता है, वज़ादारी भी सिखाता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़िंदगी को गुजारने का एक वतीरा सिखाता है। अदब से लगाओ तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि जो उस्ताद हो और उसका अदब से ताल्लुक़ ना हो। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? कि जी इसमें तो मैं बहुत बचपन से आज तक बहुत ही वाज़े, बहुत ही क्लियर हूँ कि हमारे नबी की जो ज़ात है वो ही सबसे मोहतरम और सबसे आइडियल है, और उनकी जो खूबियाँ, खसूसियात, जैसे उन्होंने एक ऐसे सख्त गिर माशरे को रहमत से बदल दिया, उनसे बड़ी तो कोई आइडियल शख्सियत नहीं हो सकती। अच्छा मैडम, आखिर में स्टूडेंट्स को, बहावलपुर की आवाम आप आई हैं, लाहौर के स्टूडेंट्स, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आखिर में क्या पैगाम देंगी आप? देखिए, आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी से नवाजा है, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर हम अगर शुक्रगुजारी को लाना चाहते हैं तो हमें पहले अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा करना सीखना चाहिए। जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्रगुजार कैसे हो सकता है। तो अगर हमें ज़िंदगी में, ज़ाहिर हम सबकी ख्वाहिश है आगे बढ़ना और हम कोशिश करते हैं, लेकिन हर कदम पे वो लोग जो हमारे साथ खड़े होते हैं, जो हमारे साथ
हमारे दुख में, दर्द में, या हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करते रहिए, क्योंकि उन सब का शुक्रिया आपको मौका देगा कि उनकी दुआएं आपके साथ साथ शामिल होती चली जाएंगी, और जब इतनी दुआएं शामिल होती हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात जो है वो कामयाबी ज़रूर देती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया और आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।